हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि चैप्टर 4 आप लोगों का चल रहा है, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना सीख रहे थे। पूरा चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी, और उसके बाद हम लास्ट सेशन से एक्सरसाइज देख रहे थे, यानी चैप्टर में जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपने पूरा नॉलेज गेन कर लिया है वस्तुओं के बारे में, समूह के बारे में, समूह किस प्रकार बनेंगे, गुणों के आधार पर बनेंगे, उन गुणों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अभी हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर में क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, गुणों के आधार पर किया जाता है। गुण आपका क्या हो सकता है? लस्टर, यानी कि चमक जिसको आप कहते हैं, या दिखने में वस्तु कैसी है उस आधार पर आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पर, अगर वस्तु पे प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश का क्या हो रहा है, क्या वो पूरा वहां से पार हो रही है, थोड़ा पार हो रही है, या फिर बिल्कुल भी आर पार नहीं जा रही है, इस आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कठोरता के आधार पर, अगर वस्तु को प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने से क्या हो रहा है, क्या वस्तु दब रही है या फिर वो दब नहीं रही है। ठीक है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। और वस्तुओं को आप देखेंगे उनके डूबने और तैरने के आधार पर, यानी कि पानी में आप वस्तु को डालेंगे और आप देखते हैं कि कुछ वस्तुएं तैरने लगती है और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। इस आधार पर भी आपका क्या होगा? वर्गीकरण होगा। ये भी वस्तुओं का गुण है। इसके अलावा सॉलिबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि विलेयता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में विलेय हो जाती हैं, वहीं पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जल में विलेय नहीं होती, यानी घुलती नहीं है बेसिकली। तो इस आधार पर भी वर्गीकरण होगा। इसके अतिरिक्त दो द्रवों को अगर मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो क्या वो इजीली आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं? अगर घुल रहे हैं तो वो मिसिबल होंगे, यानी मिश्रणीय, और अगर घुल नहीं रहे हैं तो इस आधार पर वो क्या हो जाएंगे? इमिसिबल हो जाएंगे, और उनकी इस प्रकार से लेयर्स बन जाएंगी, यानी परतें बन जाएंगी। इन परतों को पृथक किया जा सकता है। किस आधार पर आप पृथक करेंगे? इस आधार पे करेंगे कि इनकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, यानी अलग अलग लेयर्स में है। और कैसे पृथक करेंगे? पृथककारी कीप आपने पढ़ी थी, पृथककारी कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल की मदद से आप उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया था। लास्ट सेशन में क्वेश्चन आया था, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी जो निम्नलिखित में दिए गए हैं, आपको जो पूरा समूह दिया गया है उस समूह में से कौन सा आपका विषम है, यानी कि भिन्न होगा, अलग होगा बाकियों से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा था। पहला था आपके पास चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। कुर्सी हो गया, बिस्तर, टेबल यानी मेज जिसे आप कहते हैं, बच्चा और अलमारी। तो इस पूरे ग्रुप से अलग कौन सा है? बच्चा अलग है। कुर्सी की बात करते हैं, बिस्तर हो गया आपका, टेबल यानी मेज हो गई, अलमारी हो गई, ये सारा आप एक समूह में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समानताएं हैं, फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं सभी। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं कि लकड़ी से भी बने हो सकते हैं, लोहे के बने हो सकते हैं, किसी अलॉय के, किसी और मेटल के बने हो सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या है? समानताएं हैं। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल की बात करें तो इसमें आपका नाव अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये सारे किसमें आएंगे? फूलों में आएंगे। ये आपका कैसे हैं? जीवित हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हो इनको? सजीव है। ठीक है, जबकि नाव आपकी निर्जीव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने इसका समूह बनाया। सी आपका क्या है? जब आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, रेत। ठीक है, तो रेत आपकी क्या हो जाएगी? इन सभी से अलग हो जाएगी, क्योंकि ये सभी क्या है? आपकी धातुएं हैं, और रेत आपकी धातुओं के समूह में नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? जो विषम था या जो उनके समान नहीं था, जो उनसे अलग था, उसको आपने अलग कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसको आपने छांटा। और प्रश्न था आपका नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य हम देख रहे थे। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच आपका अपारदर्शी होता है। आपने बोला ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। कांच हमारा पारदर्शी होता है जबकि जो पत्थर होता है, कांच हमारा पारदर्शी होता है जबकि जो पत्थर होता है वो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, नोटबुक में किसी भी प्रकार की चमक नहीं है, वो उसका सिर्फ ब्राइट या व्हाइट कलर है जो आपको दिख रहा है, चमक उसमें किसी प्रकार की नहीं है। चौक पानी में घुल जाता है, जो चौक पानी में नहीं घुलता है, ये भी असत्य है। क्योंकि आपने चौक को पानी में डालकर देखिए, चौक आपका रेत के समान है या मिट्टी के समान है, जब आप उसको पानी में डालकर देखते हैं तो वो उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है, यानी कि घुलती नहीं है, उसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं अलग से। ठीक है, फोर्थ है आपका गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपका
ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य। ओके, तो ये आपका असत्य था, फॉल्स, यानी कि ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य जिसे आप कह रहे हैं। ओके, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ये कथन। वहीं पर ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य। डक्टाइल क्या होते हैं बच्चे? डक्टाइल वो होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं कि इजीली आप उनकी पतली पतली तार बना सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो बहुत पतली पतली ज्वेलरी भी आपने उसकी देखी है। अगर आप सेम लकड़ी की बात करें तो उतनी पतली चीज या उतनी कोई पतली वस्तु उससे नहीं बनाई जा सकती है। तो डक्टिलिटी होती है तन्यता, एक प्रकार का गुण होता है पदार्थ का जिसके कारण उसकी पतली पतली तारें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, बहुत तन्य होता है, बहुत पतली उसकी आप वायर बना सकते हैं। ओके, और धातुओं में ये गुण बेसिकली आपका होता है। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रश्न उत्तर पर आते हैं हमारे। अभी तक हमने सत्य सत्य देखा, जैसे उससे पहले हमने ऑड वन आउट छांटने का देखा। यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? आप वर्गीकरण से क्या समझते हैं? तो वर्गीकरण आपका क्या था? वर्गीकरण यानी वर्गों में विभाजित करना। वर्ग आपके समूह हो गए, यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं अगर आपके आसपास रखी गई हैं, उन वस्तुओं के आप समूह बना रहे हैं, और समूह किस आधार पर बनेगा? उनमें पाई जाने वाली समानता के आधार पर या फिर भिन्नता। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या हो गया? वस्तुओं में उनकी समानता और जो उनमें क्या होगी, भिन्नता होगी, उसके आधार पर उनको वर्गीकृत करना, यानी उनका समूहीकरण करना ही आपका वर्गीकरण कहलाएगा। ओके, चलिए तो आपका क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स possessing सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज। क्या कर रहे हैं हम? एक समान वस्तुओं को एक ग्रुप में रख रहे हैं, या फिर उनमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, उसके आधार पर उनको क्या कर रहे हैं, हम वर्गीकृत कर रहे हैं, यानी कि उनकी छांट रहे हैं। बेसिकली बहुत सारा सामान दिया गया है, उसमें छांटना है और छांट करके कुछ सामान को एक साथ रखना है, कुछ को अलग रखना है। तो किस आधार पर रखोगे? उनमें पाई जाने वाली समानता के आधार पर, या फिर उनमें भिन्नता, अलग किस प्रकार है वो एक दूसरे से, इस आधार पर आप क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ओके, चलिए वर्गीकरण से आप क्या क्या समझते हैं? वर्गीकरण समान या भिन्न विशेषताओं या गुणों वाली चीजों का एक साथ समूहीकरण या छटाई है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन? और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता है, या वर्गीकरण की क्या वर्गीकरण आवश्यक है। तो ये हमने चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा था जब हम वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, अपने पर्यावरण से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में अगर आपको समझना है, तो उसके लिए हमको एक सिस्टम से नॉलेज ज्ञात करना होता है, यानी प्राप्त करना होता है। उस सिस्टमेटिक नॉलेज को गेन करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है, यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए, या किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर किस किस के लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं की पहचान करने के लिए। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं को छांटने के लिए, अलग अलग आप उनको जब विभाजित कर रहे हो तो उसके लिए या उनको समझने के लिए। लोकेटिंग थिंग्स, यानी कि चीजों का पता लगाने के लिए आप कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल। ठीक है, क्या क्या? आप वस्तुओं में सिमिलैरिटीज, वस्तु हो सकता है आपका कोई विषय हो सकता है कि जिस भी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या समानताएं हैं, उनको समझने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। दो चीजें किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, उसके लिए वर्गीकरण आवश्यक होगा। इसके अलावा अपनी स्टडी को, अध्ययन को और आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए भी आपका क्लासिफिकेशन की नीड होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, उस ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जीआईसी बास से आपको आवाज आ रही है बच्चों? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? व्हाई इज मर्करी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर? थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो वो हमें देखना है। थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? पारा आपका क्या होता है? एक धातु होती है, लेकिन ये
आपके कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में होती है और इसका प्रसार बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए थर्मामीटर में क्या होता है, पारा यहाँ पर एक लगा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का थ्रेड उसमें आपको बनता हुआ दिखता है, या कोई चीज होती है जो ऊपर चढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो वही आपका क्या है, वही आपका मर्क्यूरी है या पारा जिसे आप कह रहे हैं, Hg उसका सिंबल होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे उसको जैसे टेम्परेचर मिलता है ना, वो फैलना शुरू कर देता है, यानी प्रसार शुरू हो जाता है। अभी उसका लेवल यहाँ तक है, सपोज कमरे के तापमान में सपोज 25-30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर था। आपने उसे किसी गर्म वस्तु में रखा तो क्या होगा, उसमें प्रसार होगा, वो फैलना शुरू करेगा गर्मी प्राप्त करके। तो इस तरह से वो वहां पर फिर ऊपर की ओर चढ़े। तो ये पारे में अपने गुण होते हैं जिसके कारण उसका क्या किया जा रहा है, उसको थर्मामीटर में प्रयोग में लाया जा रहा है। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, द्रवावस्था में होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ऊष्मा को प्राप्त करके उसमें प्रसार हो रहा है, तो ऊष्मा की एक बहुत अच्छी सुचालक है। मर्क्यूरी हैज अ लस्टर, उसमें एक शाइन होती है अपनी, ताकि आपको थर्मामीटर में वो विजिबल हो सके, वो चमक के कारण ही आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सो इट इज टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मरकरी कमरे के तापमान पर तरल होता है या द्रव होता है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक या सुचालक होता है। मरकरी में चमक होती है, इसलिए पारे के स्तर द्वारा दिखाए गए तापमान को पढ़ना आसान होता है। यानी अगर उसमें चमक है, उसी कारण से हम इजीली उसके टेम्परेचर को रीड कर पा रहे हैं, जो भी थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर आ रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप, किस आधार पर सभी वस्तुओं को ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है, क्लासिफाई किया जा रहा है, या फिर समूह में वर्गीकृत किया जा रहा है। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर। जी पूर्वीच आवाज आ रही है बच्चों, हैंड रेज करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो। चलिए, तो क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट ग्रुप, तो किस आधार पर वर्गीकृत करोगे, उनमें उपस्थित जो भी गुण है उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, रंग हो सकता है, रंग के आधार पर आपने समानता देखी है। आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है आपकी, विलेयता का आधार आपने माना था। इसके अलावा मैग्नेट के प्रति जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, उस आधार पर आप वर्गीकरण मान सकते हैं। हीट का जो फ्लो होता है, कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि चालन होता है, उसके आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर, आपने चैप्टर में पढ़ा कि लस्टर के आधार पर यानी कि चमक जो है उस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, पारदर्शिता जिसे कहते हैं। हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि वो जल में विलेय है या अविलेय है, इसके आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। फ्लोटिंग और सिंकिंग के आधार पर हो सकता है, यानी कि कोई वस्तु जल में डूब रही है और कोई तैर रही है। ठीक है, इसके अलावा दो लिक्विड्स को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो कि वो आपस में मिक्सिबल है और इमिक्सिबल है। ओके, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं को किस आधार पर समूहित किया जाता है या समूहीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, वो हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो किस किस आधार पर कर सकते हैं आप बच्चे, आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, कठोरता, पानी में घुलनशीलता, चुंबक के प्रति आकर्षण, ऊष्मा का चालन, पारदर्शिता। इसके अतिरिक्त हमने क्या पढ़ा था, कठोरता हमारी आ जाएगी कि कठोरता के आधार पर वर्गीकरण हमने किया था। ठीक है, जल में तैरने और डूबने के आधार पर, ठीक है, आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इन सब के आधार पर आप वस्तुओं को समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। जीआईसी मनीला, आपको आवाज आ रही है बच्चे, हाथ उठा दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। गर्ल्स, वेरी गुड, एक ही को आवाज आ रही है। ओके, सभी को आ रही है आवाज। तो बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्स करना होता है, जब भी पूछा जाता है ना आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको हैंड रेज करना है। ओके, चलिए, जीआईसी सवाड़ा, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। एक ही बच्चे को आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, अभी कॉल करते हैं स्कूल में प्रिंसिपल मैम और सर को कि बच्चों को आवाज नहीं आ पा रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, शायद उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग उनसे पूछ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, व्हाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वही है जो आपने क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो समूहीकरण या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, वस्तुओं को अच्छे से समझने के लिए, पहचानने के लिए, एक क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करने के लिए आपको वस्तुओं का समूह बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए, ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स अस टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वस्तुओं का समूह बनाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ताकि हम उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर सके। ठीक है, सही तरीके से उनको व्यवस्थित कर सके। और द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल, जब आप उसको
समूह में बांट देंगे तो आपको इजी टू हैंडल हो जाएगा, यानी उनको किस तरह से उपयोग में लाना है वो उसमें आसानी हो जाएगी। एंड इसके अलावा व्हेन ग्रुप्ड इट इज इजी टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब आप क्या कर देंगे, वस्तुओं को समूह में बांट देंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को या फिर उनके गुणों को समझना आसान हो जाएगा। ओके, ग्रुपिंग ऑल्सो मेक्स इजी टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने दो समूह बना लिए तो वो दोनों समूह के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके वो भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और वो भी आपको हेल्प करेगा इसलिए आपको एक अच्छे से स्टडी करने के लिए और उन वस्तुओं को कंपेयर करने के लिए या उनके आपस में तुलना करने के लिए। ओके, तो वस्तुओं की समूहीकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है हमें, और समूहित होने से वस्तुओं को संभालना आसान हो जाता है, हैंडल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा जब समूहीकृत किया जाता है तो किसी वस्तु के गुणों को स्पष्ट रूप से जानना आसान होता है। समूहीकरण से दो वस्तुओं के तुलना करना भी क्या हो जाता है, आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समूहीकरण आपके लिए आवश्यक है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। जीआईसी तलवारी, वेरी गुड। जीआईसी सवाडा, मैंने आपको कई बार प्रश्न पूछा, आपने आंसर नहीं किया। जीआईसी तलवारी के बच्चों को देखो कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं, उनके सामने उनकी नोटबुक्स हैं और वो नोट भी कर रहे हैं जो उनको बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो कोई भी रिस्पॉन्स। चलिए जीआईसी तलवारी, कोई बच्चा माइक ले लीजिए जल्दी से, कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। तलवारी माइक ले लीजिए बच्चे, फ्रंट में जो बच्चा बैठा है जल्दी से माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका? नैना गुसाई। नैना। नैना, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी वस्तुओं के समूह बनाना सीख रहे हैं। आप हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में? आपकी बुक कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश। इंग्लिश में है, तो आप बताएंगे चैप्टर का नेम क्या है आपका? ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था बच्चे वो क्लासिफिकेशन था। आप हमें बताएंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है? वेरी गुड नैना, बताइए। ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में बांट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना या फिर बांटना आपका क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन हम उसको कहते हैं। ओके, वेरी गुड नैना, सिट डाउन बच्चे। किसी और बच्चे को माइक दे दो जल्दी से। क्या नाम है बेटा? गौरव वर्मा। गौरव। गौरव, आप बताएंगे किस बेस पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं? वेरी गुड, अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो, बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, अलग अलग कर रहे हो आप चीजों को। ठीक है, तो कैसे आप अलग अलग चीजों को अलग करेंगे, दो चीजों को आप एक ग्रुप में कब रखोगे और उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखेंगे, बताओ क्या बेस लोगे आप? अपीयरेंस। अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि प्रॉपर्टीज, जो भी उनमें प्रॉपर्टीज होंगी उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को। ओके, आपने बोला अपीयरेंस को देख करके हम बताएंगे कि किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, या एक दूसरे से अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं या सेम ग्रुप में रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनमें एक प्रकार का अपीयरेंस में क्या हो सकता है, लस्ट्रस शाइन उनकी हो सकती है। अगर शाइन है उनमें अपनी तो उनको आप एक ग्रुप में रखोगे, अगर शाइन नहीं है तो उनको आप दूसरे ग्रुप में रख सकते हो। ओके, जैसे आपने बोला मेटेलिक जो भी ऑब्जेक्ट है, जो आयरन से बन रहा है, एल्यूमिनियम से बन रहा है आपका, या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको आप एक ग्रुप में रख लेंगे। इसके अलावा कोल की बात कर रहे हैं, वुड की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की बात करें, इनमें किसी भी प्रकार की शाइन नहीं है तो इनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ओके गौरव, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए, आज के सेशन में हमने अपने चैप्टर 4 के क्या लिए, क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। जीआईसी तलवारी के बच्चों ने, नैना ने और गौरव ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करना है। ठीक है, आने वाले सेशन में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।